नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले। मैं तृतीय वर्ष छात्रों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में भाषा की परिभाषा तथा उसका स्वरूप देखा, भाषा की विशेषताएं हमने देखी है। तो आज हम अपना अगला मुद्दा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, ये हमने देखी है। मगर हिंदी भाषा जो हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसा हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें आज लेनी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका निर्माण कैसे हुआ, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, उसका विकास क्रम क्या है, किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका वर्णन हमें आज देखना है। ठीक है। तो सारांश में अगर हम कहें कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप नहीं प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद से पहले कोई लिखित रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी का विकास क्रम अगर हम देखते हैं, तो हिंदी के विकास क्रम में, ठीक है, तो संस्कृत विकास क्रम हम देखते हैं तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन, आरंभिक, हिंदी, ऐसा हिंदी का विकास क्रम आता है। संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईस्वी सन पूर्व के बाद तक काफ़ी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा संस्कृतकालीन आधारभूत बोलचाल जो होते हैं, महात्मा बुद्ध के समय में पाली को लोक भाषा थी उनके समय में, और उन्होंने पाली के द्वारा अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। किसने? बुद्ध जी ने। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम भाषा रही थी। ठीक है। पहली ईस्वी सन तक आते आते पाली भाषा परिवर्तित हुई, तब से प्राकृत की संज्ञा दी गई थी। इसका काल पहली ईस्वी सन 0 से लेकर 500 ईस्वी सन 500 तक है। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं से के क्षेत्रीय रूपों में अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इनका समय ईस्वी सन 500 से ईस्वी सन 1000 तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा, ठीक है, अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्य 2 रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी। ठीक है। अनुमानतः ईस्वी सन 1000 के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। हिंदी में साहित्य का रचना कार्य 1150 के बाद से ही आरंभ हुआ है। तो आज हम हिंदी का जो उत्पत्ति है और हिंदी का जो विकास है, हिंदी का उद्भव और विकास आज हम देखते हैं। ठीक है। तो हिंदी का विकास क्रम हमने देखा है, किस तरह से हिंदी का विकास क्रम हुआ है। तो इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की है। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसके प्राचीनतम रूप ऋग्वेद से मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी कौन है? हिंदी को कहा जाता है। तो जो भाषा उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में जो संस्कृत सबसे प्राचीन है, इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी कौन है? हिंदी है। तो आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं, वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदू वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी यह वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी का या हिंद से संबंधित है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति जो है सिंधु से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में
स को ह बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा है और हिंद से हिंदी शब्द बना हुआ है। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं में जिनमें हिंदी भी है, जिसका जन्म ईस्वी सन 1000 के आसपास ही हुआ था, किंतु उसमें साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद आरंभ हुआ। तो यह हिंदी भाषा की जो है प्रस्तावना रही। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसका वर्णन आज हम देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, उद्भव और विकास। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव है कि कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप प्राप्त नहीं हो पाया है। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा वैदिक संस्कृत ही रही है। भारत में मुख्य रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। ठीक है, तो भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 कालखंडों। कौन कौन से वो कालखंड? आदिकाल ईस्वी सन 1000 से लेकर 1500 तक, मध्यकाल ईस्वी सन 1501 से लेकर 1800 तक, आधुनिक काल ईस्वी सन 1801 से लेकर आज तक का आधुनिक काल है। तो इन 3 कालों में हिंदी भाषा का विकास लिखा गया है। तो ये जो 3 काल है, इन 3 कालों में जो 3 कालखंडों में आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर विभक्त किया गया है। उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 500 से लेकर 0 से लेकर 500 तक, मध्य भारतीय आर्य काल 500 से लेकर 1800 तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कहा गया है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है, जिसमें हम उसमें कहते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचनाएं हैं। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। इस काल की जो भाषा योगात्मक थी, शब्दों में धातु रूप संरक्षित थे, भाषा संगीतात्मक थी, शब्द भांडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, मध्यकाल। तो इस भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, पाली, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली में भाषा में ही लिखा गया है। त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इसमें लिखा गया है। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे। शोरसेवनी प्राकृत जो मथुरा के शूरसेन जनपद में बोली जाती थी, इसे मध्य प्रदेश की बोली भी कहा जाता है। पैशाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पास की बोली भाषा है। महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। अर्ध मागधी प्राकृत, यह मागधी शोरसेवनी के बीच में की भाषा है। ठीक है, मागधी प्राकृत यह मगध के आसपास प्रचलित भाषाओं में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग, इस भाषा का प्रयोग जो है 500 ईस्वी सन लेकर 1000 ईस्वी सन तक हुआ है। इस भाषा को अवहट्ठ, देश भाषा, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का या सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा क्या है? बिगड़ी हुई भाषा मानी जाती है। तो
तब वे उस अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। प्रसिद्धि भाषा विज्ञानी जो है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश निम्नलिखित 7 भेद स्वीकार किए गए हैं जिनसे भारतीय भाषाओं के उपभाषाओं का जन्म हुआ है। शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी, पैशासी से लहंदा पंजाबी हिंदी, ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्व हिंदी। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के शोरसेनी, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 से लेकर अब तक। हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाएं आर्य भाषाएं। 1100 ईस्वी सन तक आते जाते अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आरंभ हुआ। जैसे कि पहले बताया गया है कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, यह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी आदि का जन्म हुआ है। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी जो है वो राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी 5 उपभाषाओं में तथा इनसे विकसित हुई क्षेत्रीय बोली भाषा जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली आदि को समग्र रूप से हिंदी कहा जाता है। कालांतर में खड़ी बोली अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिष्ठित रूप में वर्तमान और बहुप्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने आई है, जिस हिंदी भाषा का उपयोग हम अब करते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं भाषा नदी की धारा के समान क्या है, चंचल होती है। ठीक है, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और क्या है, प्रवृत्ति है। संस्कृत भारती सबसे प्राचीन भाषा है जिससे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। आर्य भाषाओं का विकास इस क्रम से है जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी व अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 पूर्व पुराना माना गया है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया गया है। तो यह हिंदी भाषा का उद्भव और विकास या यह इसका अध्ययन आज हमने किया है। आशा करता हूँ कि यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाला जो हमारा लेक्चर है वो बाकी का भाग हम अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।